आइए बच्चों, अपन कंपोजिशन स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों, कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। देखिए, जब किसी पर्सन पे, कोई भी पर्सन है, से एग्जाम्पल सप्लाई, और उस पर जीएसटी लॉ अप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले वो अपना क्या करवाएगा, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसको अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। तो उसके पास दो तरह के ऑप्शन है, या तो वो नॉर्मल स्कीम में रहे या वो कंपोजिशन स्कीम में चले जाए। कंपोजिशन स्कीम जाने के लिए उसको ऑप्ट करना पड़ता है, ऑप्शन एक्सरसाइज करना होता है एज पर रूल 4। जैसे आपको मान लो 22-23 में कंपोजिशन स्कीम में जाना है, तो आप मिड ऑफ द ईयर नहीं जा सकते। आपको 1 अप्रैल से पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मुझे कंपोजिशन स्कीम में जाना है नहीं जाना। अब होता क्या है, जो नॉर्मल स्कीम होती है ना, उसमें आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है। वैल्यू पे क्या लगाना होता है, जीएसटी, और फिर लेस आईटीसी। और आपको पता है ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। और काफी कैलकुलेशन होती है, किसकी आईटीसी मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी कंडीशन पूरी करनी होती है। तो गवर्नमेंट ने जो छोटे व्यापारी है उनके लिए एक स्कीम बनाई है, और उस स्कीम का नाम है कंपोजिशन स्कीम। इसमें जब ये लोग, पहला डिफरेंस तो ये है कि जो नॉर्मल आदमी होता है ना, वो अगर किसी को माल बेचता है तो वो टैक्स इनवॉइस इशू करता है, टैक्स इनवॉइस, जिसमें वो एक भारी भरकम जो रूल 46 में कंटेन बताए वो बताता है, और कस्टमर से टैक्स भी चार्ज करता है। लेकिन जो कंपोजिशन स्कीम में होता है ना, उसको कोई टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। बताओ वो क्या इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई, नंबर 1। तो सबसे पहले एक तो ये डिफरेंस है। दूसरी बात, जो नॉर्मल स्कीम होता है ना, उस आदमी को दुनिया भर के रिकॉर्ड्स रखने होते हैं। कंपोजिशन स्कीम वालों को लेस रिकॉर्ड्स, मतलब कम रिकॉर्ड रखने होते हैं। तीसरा बात, जो नॉर्मल स्कीम वाला होता है ना, उसको हर महीने GSTR 1 भरना पड़ता है, GSTR 3 भी भरना पड़ता है। मतलब हर महीने रिटर्न भरना होता है, मंथली बेसिस पे। इसको बच्चों क्वार्टरली भरना होता है, क्वार्टरली मतलब। और इसको प्लस एक एनुअल रिटर्न भी भरना होता है। तो देखिए, 12 तो ये, 12 ये 25 रिटर्न भरने होते हैं। जबकि इसको मात्र 4 रिटर्न, तो 4 क्वार्टर और प्लस एक एनुअल रिटर्न। बताइए, यहां रिटर्न भी कम भरना होता है। ये अपनी लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। कंपोजिशन स्कीम वाले को कुछ नहीं करना, जो भी पूरे क्वार्टर में टर्नओवर हुआ, उसका नोटिफाइड परसेंटेज, जो 1% भी होता है, कुछ केस में 5 भी होता है, और कुछ केस में 6 होता है, ये उसको पे करना होता है। लेकिन नॉर्मल आदमी को आईटीसी मिल जाती है ना। कंपोजिशन वाले को आईटीसी नहीं मिलती है। अब क्वेश्चन ये उठता है, कंपोजिशन स्कीम में जा कौन सकता है। इसके लिए आपको सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, 10(1), 10(2), 10(2)(a), इसका प्रोविजो, 10(3), 10(4), 10(5), और प्लस आपको रूल पढ़ने पड़ते हैं, रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6 और रूल 7। तो सीजीएसटी के आपको ये रूल्स भी पढ़ने होते हैं। और बच्चों, कंपोजिशन स्कीम का और जिक्र कहां पे आया है बच्चों, एक आपको आईटीसी चैप्टर के अंदर जो सेक्शन 18(1) है, 18(1) का सी क्लॉज, और एक आपको 18(4) है, यहां भी आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले, कंपोजिशन स्कीम में कौन जा सकता है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए, एक होता है गुड्स का सप्लायर, गुड्स का सप्लायर, ठीक है। 100%, 100% गुड्स का सप्लायर। एक होता है गुड्स का सप्लायर
ठीक है, प्लस रेस्टोरेंट चलाता है, रेस्टोरेंट की सर्विस देता है, तो लेकिन 100% गुड्स है। तीसरा आदमी होता है गुड्स का सप्लायर, गुड्स का सप्लायर प्लस प्लस मतलब रेस्टोरेंट का सप्लायर, रेस्टोरेंट सर्विस भी दे रहा है, प्लस उसको लोन, डिपॉजिट और एडवांस पे इंटरेस्ट मिलता है। मतलब एक तरीके से उसने सर्विस की सप्लाई भी की है, लेकिन कौन सी वाली? लोन, एडवांस, डिपॉजिट, ओनली तीन, बस लोन, एडवांस, डिपॉजिट। ओके, ठीक है, लोन, एडवांस, डिपॉजिट। चौथा होता है गुड्स का सप्लायर, ठीक है, प्लस रेस्टोरेंट का सप्लायर, प्लस लोन, डिपॉजिट, एडवांस का इंटरेस्ट, और प्लस लिमिटेड वैल्यू ऑफ सर्विस, लिमिटेड वैल्यू ऑफ सर्विस। मतलब सर्विस बहुत ज्यादा नहीं दे रहा है, बहुत लिमिट तक दे रहा है। चौथा आदमी ये होता है। और पांचवा ये होता है 100% सर्विस का सप्लाई, हर वे 100% सर्विस का सप्लाई है। और छठा आदमी कौन होता है बच्चों? है ना, गुड्स प्लस लिमिटेड वैल्यू ऑफ जो सर्विस होती है ना, उससे ज्यादा सप्लाई कर रहा है। मतलब सरकार ने एक लिमिट बता रखी है, उससे ज्यादा सप्लाई कर रहा है। तो बच्चों 6 तरह के लोग हो गए, 6 तरह के लोग। कौन कौन हो गया? 100% गुड्स का सप्लायर, 100% गुड्स का सप्लायर, और मान लो उसका रेस्टोरेंट भी है। 100% गुड्स का सप्लायर और उसकी केवल ब्याज की इनकम है, ब्याज की इनकम, और मान लो रेस्टोरेंट भी है। 100% गुड्स का सप्लायर, ब्याज की इनकम है, और एक वो सर्विस दे रहा है बट एक लिमिट के अंदर, बहुत ज्यादा नहीं, लिमिट के अंदर। 100% सर्विस का सप्लायर और गुड्स प्लस लिमिटेड वैल्यू ऑफ सर्विस, मतलब ये जो सरकार ने लिमिट बता रखी है ना, उससे ज्यादा कर रहा है। तो बताइए, अगर बच्चों आप इन 4 केस में आ रहे हो तो सेक्शन 10(1) लगेगा, और अगर आप इस केस में आ रहे हो तो सेक्शन 2A लगेगा। इसको हम बोलते हैं न्यू कंपोजिशन स्कीम या कंपोजिशन स्कीम बाय एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, और ये होता है ओल्ड स्कीम। बच्चों इसमें क्या है, तो मैं सबसे पहले एक बार आपको रेंज बता दूं, रेंज 10(1), ठीक है। ये बोलता है, जैसे मान लो आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना है 22-23 में, तो आपको 22-23 में कंपोजिशन स्कीम में जाना है। तो 22-23 से पहले वाला साल कौन सा है? सर 21-22 हमारा साल है, 21-22। 21-22 में मैं भी किसकी बात कर रहा हूं? इन लोगों की बात कर रहा हूं, ये 4 लोग। 21-22 में मतलब जस्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से क्या है, कम है, तो बताओ आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। क्या बताया मैंने? कौन कौन? अगर आप 100% गुड्स के सप्लायर हो, गुड्स के सप्लायर हो, या मान लो रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहे हो, गुड्स के सप्लायर हो, और आपको ब्याज की इनकम है, ओनली ब्याज, या आपकी सर्विस एक रेंज में आ रही, ज्यादा नहीं दे रहे आप, सर्विस बहुत छोटी मोटी दे रहे हो, तो बताइए अगर आप 22-23 में कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो तो आपको उसके जस्ट पहले वाले साल को देखना पड़ेगा। और अगर यहां का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, 1.5 करोड़ से कम या 1.5 करोड़ तक है, और कुछ नोटिफाइड स्टेट है वहां पे अगर 75 लाख से कम है, तो बच्चों आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। बोलो बच्चों, यहां तक की बात समझ में आ गई? इस केस में कंपोजिशन रेट क्या होगी? उस केस में आप मैन्युफैक्चरर हो, या आप
होलसेलर हो, ऑब्लिक रिटेलर हो, या आप रेस्टोरेंट वाले हो। अगर आप रेस्टोरेंट वाले हो तो इस केस में कंपोजिशन रेट होगी 5%। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो बच्चों एक होता है टैक्सेबल टर्नओवर और एक होता है एग्जम्प्ट टर्नओवर। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या होलसेलर रिटेलर हो तो 22-23 में मान लो, देखो पहली बात तो ये तो डिसाइड हो गया कि आप कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हो। ओके, कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए क्या देखना पड़ता है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो सबसे पहले तो आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल को देख लो। हाँ जी सर, हमने देख लिया और हमारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था। अब आप करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम को एंजॉय कर रहे हो। अब कितना टैक्स पे करना है करंट ईयर में? तो अगर आप रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहे हो तो बच्चों आपका जो भी टर्नओवर है, चाहे आपका करंट ईयर का टैक्सेबल टर्नओवर है या एग्जम्प्ट टर्नओवर था, आपको 5% कंपोजिशन टैक्स पे करना है। और अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो करंट ईयर में आपको मात्र 1% टैक्स पे करना है, चाहे टैक्सेबल टर्नओवर हो या एग्जम्प्ट टर्नओवर। लेकिन अगर आप होलसेलर और रिटेलर हो और आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो तो आप केवल 1% टैक्सेबल टर्नओवर का पे करेंगे, एग्जम्प्ट का नहीं पे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, दो बातें हमको सीखनी है। क्या मैं कंपोजिशन स्कीम में जा सकता हूं? यस। और अगर मैं चले गया तो मुझे कितना टैक्स पे करना है? तो बताइए। तो मैंने क्या बताया, ये जो चार लोग हैं ये कंपोजिशन स्कीम में कब जा सकते हैं? अगर उनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर 1.5 करोड़ या नोटिफाइड स्टेट में 75 लाख से कम, जा सकते हो। अब जाने के बाद जो करंट ईयर होगा उसमें आपको कितना कंपोजिशन टैक्स पे करना है, डिपेंड करता है कि आप कौन हो। अगर आप रेस्टोरेंट वाले हो तो 5% देना है, मैन्युफैक्चरर हो तो टैक्सेबल और एग्जम्प्ट टर्नओवर का 1% देना है, अगर आप होलसेलर हो तो आपको टैक्सेबल टर्नओवर का 1% देना है। ये रूल नंबर 7 बताता है। अच्छा, और अगर आप इधर नहीं आ रहे हो तो अब इधर कब नहीं आओगे? जब दो बातें पूरी हो जाए। पहली बात, अगर आप 100% क्या दे रहे हो? सर्विस के सप्लाई 100%, या आप गुड्स प्लस सर्विस दोनों के सप्लायर हो और सर्विस एक लिमिट से ज्यादा दे रहे हो, तो बच्चों उस केस में 10(1) अप्लाई नहीं होगा, 10(2) अप्लाई होगा। और यहां वो आदमी कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है। तो मान लो ये लोग कब जा सकते हैं? जैसे 22-23 में आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो तो 22-23 से पहले वाला साल कौन सा है? 21-22। 21-22 मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में आपका टर्नओवर अगर 50 लाख से कम है या इक्वल है तो बताइए आप 22-23 में कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। और जब आप चले गए तो आपको टर्नओवर का 6%, चाहे वो टैक्सेबल टर्नओवर हो या एग्जम्प्ट टर्नओवर हो, वो आपको सरकार को पे करना पड़ेगा। तो बताइए बच्चों, क्या डिफरेंस है न्यू स्कीम में और ओल्ड स्कीम में? बच्चों ओल्ड स्कीम बंद नहीं हुई है। आपको पता होना चाहिए जो सर्विस का सप्लायर होता है ना, उसके लिए तो 10(2) अप्लाई होता है, और जो गुड्स का सप्लायर होता है उसके लिए क्या होता है? 10(1). लेकिन अगर आप दोनों के सप्लायर हो और सर्विस एक लिमिट से कम है, जब तो 1.5 करोड़ वाली लिमिट लगेगी, लेकिन सर्विस आप ज्यादा दे रहे हो तो फिर 50 लाख वाली लिमिट लगेगी। तो कंपोजिशन स्कीम के लिए बताओ 3 प्रकार की रेंज है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों? बोलिए। यस सर। ठीक है। अब यहां पे ये लिमिटेड वैल्यू का क्या चक्कर है? जैसे मान लो आपको 22-23 में कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो आप कौन सा साल देखोगे? 21-22 देखोगे। अब मान लो आपका जो गुड्स का टर्नओवर है ना, वो मान लो 100 करोड़ है, 150 करोड़ नहीं, 1 करोड़ है। आपका जो बैंक इंटरेस्ट है वो 10 लाख है, इसको तो देखते ही नहीं, इसको तो इग्नोर कर दो। और आपका जो सर्विस का टर्नओवर है
वो बच्चों मान लो 8 लाख है, तो हमको जो बैंक इंटरेस्ट है ना उसको तो टर्नओवर में लेना ही नहीं। अच्छा, हमारा टर्नओवर कितना हुआ? 108 करोड़। अब आपको निकालना है 108 करोड़ का 10%, वो होता है 10.8 लाख, और 5 लाख वो फिक्स है, फिक्स है लॉ में। इन दोनों में से जो हायर है वो है 10.8। अब बताओ आपका सर्विस का टर्नओवर क्या इससे कम है या ज्यादा है? इससे कम है। इसका मतलब आप लिमिटेड वैल्यू ऑफ सर्विस दे रहे हो, तो आप पे 10(1) लगेगा और आप पे 1.5 करोड़ की लिमिट अप्लाई होगी। बोलो बच्चों, बात समझ में आई नहीं? बोलो, क्या बताया मैंने? गुड्स का टर्नओवर 1 करोड़, सर्विस का टर्नओवर 8 लाख, बैंक इंटरेस्ट को हम टर्नओवर में शामिल नहीं करेंगे, ये आ गया 1.08 करोड़। अब उसका ले लो 10%, वो आ गया 10.80, और 5 लाख, इन दोनों का हायर क्या है? 10.8। अगर आप 10.8 से कम की सर्विस दे रहे हो, मात्र 8 लाख की दे रहे हो, तो आप पे 1.5 करोड़ की लिमिट लगेगी और आप पे जीएसटी कंपोजिशन रेट 1% लगेगी। लेकिन सपोज करो आपका जो ये तो था 90 लाख और ये था 18 लाख, इस केस में बताओ आपका जो सर्विस का टर्नओवर है, बताओ 10.8 से ज्यादा है, तो आप पे 10(1) नहीं लगेगा, आप पे 1.5 करोड़ की लिमिट नहीं लगेगी, आप पे 50 लाख की लिमिट अप्लाई होगी। अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है तब तो आप कंपोजिशन में जा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। तो बताइए, अब इस क्वेश्चन में करंट, अब देखो इसका टर्नओवर ज्यादा है, तो बताओ ये ओल्ड में तो वैसे ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सर्विस की वैल्यू लिमिट से ज्यादा है। और बताओ इसमें क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है। तो बताइए, बात समझ में आई? एक और एग्जांपल देखो। जैसे आपको 22-23 में, आपको 22-23 में कंपोजिशन स्कीम में जाना है, और आपका जो गुड्स का टर्नओवर है वो 70 लाख है, और जो सर्विस का टर्नओवर है बच्चों वो 6 लाख है। बताओ 21-22 में आपका ये टर्नओवर है, बताइए 70 और 6, 76। अब बताओ आप जा सकते हो क्या? तो बताओ, सबसे पहले अब मुझे बताइए बच्चों, 76 का 10%, 7,60,000 और 5 लाख, इन दोनों में हायर क्या है? 7,60,000। अब बताओ सर्विस का जो टर्नओवर है इससे कम ही है ना, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड, तो आप पे 10(1) लगेगा, 1.5 करोड़ की लिमिट अप्लाई होगी, और जीएसटी की रेट 1%, कंपोजिशन की रेट 1% होगी। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका जो गुड्स का टर्नओवर है, गुड्स का टर्नओवर, ठीक है, वो है 40 लाख। जो सर्विस का टर्नओवर है बच्चों वो है 3 लाख। टोटल टर्नओवर कितना हुआ? 43। अब आपको क्या करना है? 43 का 43 का 10%, 4,30,000, और 5 लाख, और 5 लाख। तो बताइए इन दोनों में हायर क्या है? 5 लाख। आपका टर्नओवर सर्विस का कम है, तो आप पे 10(1) लगेगा, 1.5 करोड़ की लिमिट लगेगी, रेट 1% होगी। अब मैं अगर इस एग्जाम्पल को चेंज करूं, मान लीजिए गुड्स का टर्नओवर 40 है और सर्विस का टर्नओवर 8 लाख है, बताइए 48 हो गया। 48 का 10%, 4.80, और 5 लाख। बताओ इन दोनों में हायर क्या है? 5 लाख है। बताओ सर्विस का टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा है, तो आप पे 10(1) नहीं लगेगा, 1.5 करोड़ वाली लिमिट अप्लाई नहीं होगी, आप पे अब 10(2)A लगेगा। और बताओ यहां आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है क्या? हाँ जी सर है। तो बताइए, आप न्यू स्कीम में जाओगे और 48 लाख पे और 6% की रेट से कंपोजिशन टैक्स लगेगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई क्या?
यस सर। ठीक है, तो जो आप मेरे से पूछ रहे थे, अब मुझे बताओ बच्चों, एक आदमी है जिसका गुड्स का टर्नओवर, गुड्स का टर्नओवर 1.40 है, सॉरी 1.30 है, इंटरेस्ट उसका 10 लाख है, और सर्विस का जो टर्नओवर है वो मान लो 18 लाख है। ये कब की बात कर रहा हूं, 2021। अब आप जानना चाहते हो कि मैं क्या 21-22 में कंपोजिशन स्कीम में जा सकता हूं क्या? बताओ, सबसे पहले बताओ एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा इसका, जल्दी से बताओ। तो 19,30,000। 19 लाख, 19 लाख क्यों, 1 करोड़ 30 लाख है। ये सर 10, 1 करोड़ 48 लाख। हाँ, 1,48,00,000। क्योंकि इसको हम टर्नओवर में नहीं लेंगे, समझ गए, है ना। अच्छा, यस। तो इसका टर्नओवर कितना माना जाएगा, 1 करोड़ 48 लाख। अब सर्विस की वैल्यू निकालो, 1 करोड़ 48 लाख का 10% वो होता है 14,80,000, ठीक है, और 5 लाख, इन दोनों में ज्यादा क्या है, 14,80,000, सर्विस की वैल्यू उससे ज्यादा है, तो आप 10(1) आप पे अप्लाई होगा नहीं। अब जब 10(1) अप्लाई नहीं होगा तो आप 10(2) की तरफ जाओगे। बताओ 10(2) भी अप्लाई नहीं होगा, कोई बच्चा बता सकता है 10(2) क्यों अप्लाई नहीं होगा? सर इसमें 50 लाख इंटरेस्ट बराबर। वाला नहीं है। गलत। सर टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है। हाँ, 50 जब लाख की। 10(2) अप्लाई होता है तो फिर टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है ना इसका। यस यस सर। तो सर। जब आप 10(1) से बाहर निकल गए तो आप 10(2) की तरफ देखोगे, बट 10(2) में भी तभी देखोगे ना टर्नओवर 50 लाख से कम। बात समझ में आ गई बच्चों आपको? अच्छा, यस यस तो हमारे सर। पास 10(1) मैंने आपको बता दिया, 10(2) आपको बता दिया, 10(3), 10(4), 10(5), और एक आता है 10(2), और एक प्रोविजो आता है, प्रोविजो। अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो आप पहली बार व्यापार स्टार्ट कर रहे हो, तो बताओ जब आप पहली बार व्यापार स्टार्ट कर रहे हो तो यहां तो टर्नओवर 0 होगा ना, बोलो। यस तो सर। आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो, और सपोज करो आप ओल्ड स्कीम में चले गए। अब आपका 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ था, और अब आपका 30 सितंबर का 1.5 करोड़ को क्रॉस कर गया, तो उस केस में यहां तक के टर्नओवर पे तो आप कंपोजिशन टैक्स पे करोगे, और जैसे टर्नओवर क्रॉस कर गया आप कंपोजिशन स्कीम से क्या हो जाओगे, बाहर, और अब आपको आगे नॉर्मल रेट से टैक्स देना पड़ेगा। बोलो, बात समझ में आ गई बच्चों? तो हम ये कह रहे हैं कि हमने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में जाने के बाद जब हम कंपोजिशन स्कीम को एंजॉय कर रहे हैं और करंट ईयर का टर्नओवर 1.75 लाख या 50 लाख जो भी केस हो क्रॉस कर गया, तो जिस दिन क्रॉस करेगा ना तो आप कंपोजिशन से बाहर हो जाओगे और आप नॉर्मल में चले जाओगे। ये सेक्शन ये बोल रहा है, ये बोल रहा है जब तक आप कंपोजिशन स्कीम में बैठे हो ना तो आपको कस्टमर से आउटपुट टैक्स चार्ज करना और ना आपको किसी प्रकार की आईटीसी मिलेगी, ये बोल रहा है, ठीक है। आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं थे, फिर भी आप कंपोजिशन स्कीम में चले गए तो बच्चों, और आपने केवल 1% से टैक्स पे किया, जबकि अगर आप नॉर्मल में होते तो 18 से पे करते, तो सरकार आपसे डिफरेंस का टैक्स वसूलेगी और सेक्शन 73 और 74 में पेनल्टी भी लगाएगी, ये बोल रहा है। अच्छा, मान लो एक पैन नंबर है, एक पैन नंबर के 2 रजिस्टर ऑफिस है, 2 रजिस्टर ऑफिस है, तो बताओ आपस में इसको डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। अब बताओ ये चाहता है कि मैं इसके लिए तो कंपोजिशन में चले जाऊं और इसके लिए नॉर्मल में, वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर एक पैन नंबर वाले के 2 रजिस्टर ऑफिस है, एक में वो कंपोजिशन में जाना चाहता है और एक में नॉर्मल में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो दोनों में कंपोजिशन में जा या दोनों में नॉर्मल में जा, वो पॉसिबल है। ये बात ये बोल रहा है। मान लो बच्चों आपका, अगर हमको 22-23 में कहा जाना है, कंपोजिशन स्कीम में जाना है, तो हम टर्नओवर कब का देखते हैं, 21-22। मान लो आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख, जिस भी सिचुएशन में आप आ रहे हो उससे कम था,
लेकिन 10(2) क्या है, ये साफ साफ मना करता है कि ये जो 6-7 लोग है ना, ये जो 6-7 लोग है ना बच्चों, वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। तो ये जो 6-7 लोग है ना, ये किसी भी हालत में कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते, भले ही इनका टर्नओवर क्या हो, कम हो। और ये 75 लाख की लिमिट किन पे अप्लाई होती है बच्चों, मैंने आपको बता दिया। ये जो 8 स्टेट्स है इन पे 75 लाख की लिमिट अप्लाई होती है। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब वही होता है जो हमने टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन में पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पे वो कौन कौन लोग हैं जो जा ही नहीं सकते बच्चों। एक तो जो सर्विस का सप्लायर है, सर्विस का सप्लायर 100%, अगर आप सर्विस के सप्लायर हो या आप गुड्स प्लस सर्विस के सप्लायर हो और सर्विस की वैल्यू वो 10% और 5 लाख से ज्यादा है, तो आप नहीं जा सकते। रेस्टोरेंट वाला एक एक्सेप्शन है, रेस्टोरेंट वाला एक एक्सेप्शन है। वैसे तो रेस्टोरेंट वाले को सर्विस का सप्लायर बोलते हैं, बट कंपोजिशन चैप्टर में इसको हम गुड्स के सप्लाई की तरह ही मानेंगे। लिमिट 1.5 करोड़ की अप्लाई होगी। बताओ, साफ साफ बोल रहा है सर्विस का सप्लायर कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। कौन से वाले सर्विस के सप्लायर जा सकते हैं कंपोजिशन स्कीम में? एक तो रेस्टोरेंट वाला, और या आपकी सर्विस एक लिमिटेड वैल्यू के अंदर आ रही है, 2 लोग जा सकते हैं, बाकी नहीं जा सकते। जो हमारे नॉन टैक्सेबल गुड्स होते हैं, एल्कोहल और पेट्रोल, अगर आप इनमें डील करते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। अगर आप दूसरे स्टेट में गुड्स की या सर्विस की सप्लाई करते हो, दूसरे स्टेट में, आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हो। कौन कौन जा सकता? सर्विस का सप्लायर कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता, भले ही टर्नओवर कम हो। हाँ, आप रेस्टोरेंट वाले हो या आपकी सर्विस एक लिमिट से कम है तो आप जा सकते हो। नंबर 1, नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लायर कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। जो दूसरे स्टेट में गुड्स की सप्लाई करता है या सर्विस की सप्लाई करता है, वो नहीं जा सकता। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। एक, जो लोग इको के थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हैं, वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। जैसे मान लो मैं स्नैपडील के थ्रू मेरा प्रोडक्ट बेच रहा हूं, भले ही मेरा टर्नओवर 2 लाख है, मैं नहीं जा सकता। अगर आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, बच्चों जब आपने टैक्सेबल पर्सन पढ़ा था, वह मैन्युफैक्चरर भी होता था और होलसेलर भी होता था। लेकिन अगर आप इन नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, ये 4 नाम नए जुड़े हैं, ये अमेंडमेंट है। अगर आप नोटिफाइड गुड्स के क्या हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। और सीटीपी और एनआरटीपी बच्चों, ये भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। तो बच्चों, ये लोग होते हैं जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। नाम गिनाओ कौन कौन नहीं जा सकते। सर्विस का सप्लायर, लेकिन बताओ कौन सा सर्विस का सप्लायर जा सकता है? सर, लिमिटेड वैल्यू वाला और रेस्टोरेंट वाला। अगर आपकी सर्विस लिमिटेड से ज्यादा है तो आप 10(1) में तो नहीं जा सकते, आप 10(2) में कोशिश कर सकते हो। दूसरा, नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई। तीसरा, जो दूसरे स्टेट में गुड्स की सप्लाई कर रहा है, सर्विस की सप्लाई कर रहा है, जो इको के माध्यम से गुड्स और सर्विस की सप्लाई कर रहा है। नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर, टीटीपी, एनआरटीपी, बच्चों ये लोग कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। बोलो बच्चों, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, एक लास्ट पॉइंट, एक बच्चों आपको फर्स्ट सप्लाई का मतलब पता होना चाहिए। फर्स्ट सप्लाई, बच्चों मान लो आप पहली बार जिंदगी में व्यापार स्टार्ट कर रहे हो, 2021 में आपका टर्नओवर 0 था। आपने 1 अप्रैल 21 से व्यापार स्टार्ट किया, ठीक है, और 30 सितंबर 21, और उसके बाद आगे की हम बात करते हैं। बच्चों मान लीजिए आपका टर्नओवर यहां 20, आप मान लो सर्विस के सप्लायर हो, आपका टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर गया, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और आपने मान लो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर लिया। अब मान लो यहां से, तो अब क्वेश्चन उठता है कि पहली बार आप जिंदगी में रजिस्टर्ड हो रहे हो, तो अब हमको क्या इस पार्ट पे भी कंपोजिशन टैक्स देना पड़ेगा? आंसर है नो। अच्छा, अब जब हम यहां से लायबल हो गए, तो हमको मान लो इस दिन हमारा टर्नओवर
50 लाख को क्रॉस कर गया इस दिन, तो क्या हम बोलते हैं ना कि सर्विस का सप्लाई में 50 लाख की लिमिट होती है, तो यहां से नई 50 लाख की लिमिट अप्लाई होगी, या 50 लाख की लिमिट के लिए आपको यहीं से जोड़ना पड़ेगा? बोलो बच्चों, क्या कहते हो बच्चों आप? मैं क्या बोल रहा हूं कि आप पहली बार व्यापार स्टार्ट कर रहे हो और आपका टर्नओवर यहां 20 लाख क्रॉस हुआ 30 जून को। ओके सर, अब आपने रजिस्टर करवा लिया। अब हम बोलते हैं ना कि 50 लाख के टर्नओवर पे कंपोजिशन रेट लगेगी, तो आप 50 लाख यहां से नया देखोगे या एक बार तो यहीं से देखोगे? बोलो बच्चों, क्या बोलते सर हो? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से देखेंगे बच्चों, तो हम यहां से ही 1 अप्रैल से ही देखेंगे, लेकिन हम 20 लाख के टर्नओवर पे तो कोई टैक्स नहीं देंगे, और 30 लाख पे, क्या बोला मैंने, 30 लाख रुपए पे बताओ हम कितना परसेंट पे करेंगे? 6%। बोलो, बात समझ में आ गई क्या बच्चों, क्या बोल रहा हूं? बोलिए। सर तो बस ये चीज आपको Yes, समझने sir. वाली बात है कि हमको ऐसे देखना है। तो ऐसा नहीं कि यहां से आपको नया 50 लाख मिलेगा, आपको इस पोर्शन पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट 30 लाख है ना, उसी पे क्या लगेगी? आपकी कंपोजिशन रेट लगेगी, और 50 को जो क्रॉस कर गया तो बताओ उस पे तो आपको नॉर्मल रेट देनी पड़ेगी। बोलो बच्चा, बात समझ में आ गई क्या? बोलो। यस सर। अच्छा, यस सर। अब बच्चों लास्ट बात, अब मैं आपको आईटीसी चैप्टर में लेके जाता हूं 18(1)(c। देखिए बच्चों, सपोज कीजिए आप यहां पे क्या थे? कंपोजिशन स्कीम में थे। ये बात है कब से लेके 1 अप्रैल 20 से लेके 30 सितंबर 21, और इस दिन यहां पे आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ को क्रॉस कर गया, या मान लो आप सर्विस के सप्लायर हो, 50 लाख को क्रॉस कर गया, या नोटिफाइड स्टेट में 75 लाख को क्रॉस कर गया। तो अब बताओ आप कहां पे आ गए? नॉर्मल स्कीम में आ गए। कहां गए बच्चों? नॉर्मल स्कीम। अब मान लो आपने इस जगह कोई इनपुट खरीदा था, कितने का? 10 लाख का। उस पे आप जीएसटी पे करके आए थे 1 लाख रुपए, ये आपकी परचेज बन। तो बताओ इस समय क्या आपको आईटीसी मिलेगी? ना। क्या आप कोई आउटपुट लगाएंगे? ना। अब जिस दिन आप कहां गए? नॉर्मल स्कीम में गए। ये बात है कब की? 1 अक्टूबर 21 को। इस दिन आपके पास जो इनपुट था, उसका जो स्टॉक था वो 4 लाख रुपए था। तो बच्चों अब ये बिकेगा तो यहां ना। उस केस में जिस दिन आप नॉर्मल स्कीम में जा रहे हो, उससे एक दिन पहले जो स्टॉक था उसकी वैल्यू क्या थी? 4 लाख। कंपोजिशन पीरियड में हमने कितने का माल खरीदा था? 10 लाख। कितने का टैक्स दिया था? 1 लाख। तो जो पहले हमको आईटीसी नहीं मिली थी, अब 40,000 की हमको क्या मिल जाएगी? आईटीसी मिल जाएगी। बोलो बच्चे, बात समझ में आ गई? बोलिए। अच्छा, इसी तरीके से अगर मान लो आपने इस पीरियड में कोई कैपिटल गुड्स खरीदे थे 5 लाख रुपए के, और आपने 18% जीएसटी पे करके आए थे 90,000 रुपए, क्योंकि इस समय आप नॉर्मल स्कीम में नहीं थे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। अब आप कहां चले गए? नॉर्मल स्कीम में, तो ये कैपिटल गुड्स भी जाएंगे। उस केस में एक 5% पर क्वार्टर, तो जो आपका 90,000 रुपए था, और मान लो आपको 3 क्वार्टर हो गए खरीदे हुए, तो 15% लेस कर दो 90,000 का। तो 90,000 का 15% कितना होता है? 13,500। उसको छोड़कर जो बैलेंस होगा आपको उसकी आईटीसी मिल जाएगी। तो बताइए, अगर कोई आदमी कंपोजिशन से नॉर्मल स्कीम में जा रहा है, तो जो बचा कुचा स्टॉक था उसकी क्या मिल जाएगी? आईटीसी। जो कैपिटल गुड्स था उसकी भी क्या मिल जाएगी? आईटीसी। बच्चों उल्टा भी हो सकता है। उल्टे वाले क्वेश्चन को डील करता है 18(4). आप पहले नॉर्मल स्कीम में थे और अब आप कहां चले गए? कंपोजिशन स्कीम में। आपने यहां 10 लाख रुपए का कोई सामान खरीदा जिसकी आपने 1 लाख की आईटीसी ले ली। अब आप कंपोजिशन में चले गए और 40,000 रुपए का आपके पास क्या पड़ा हुआ है? स्टॉक पड़ा हुआ है। तो जिसकी आपने क्या ले ली? आईटीसी। तो 1 लाख डिवाइड बाय 10, ये 40,000 रुपए की आईटीसी
बच्चों आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। और जो कैपिटल गुड्स है, मान लो आपने यहाँ 5 लाख के कैपिटल गुड्स खरीदे थे जिसपे आपने 50,000 रुपए की आईटीसी ली थी और 8 महीने यूज करने के बाद आप कंपोजिशन में चले गए, तो यहाँ क्या करेंगे, जितने की आपने आईटीसी ली थी उसको 60 से डिवाइड कर लो। कैपिटल गुड्स की लाइफ 60 मानते हैं और आपने 9 महीने यूज किया, रिमेनिंग लाइफ 51 महीने बची हुई है। इतना आपको बच्चों रिवर्स करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को याद आ गया होगा बच्चों यहाँ तक की बात। बोलिए बच्चों। Yes, sir. ठीक है, तो बताइए, मैंने आपको आज 2 चैप्टर रिवाइज करवा दिए। कौन से? टाइम ऑफ सप्लाई और दूसरा कौन सा? कंपोजिशन स्कीम। अब आप लोग इनको पहले पढ़िए, इनके जो डाउट्स है वो लेके आइए, फिर अपन आगे वैल्यूशन चैप्टर के बारे में बात करेंगे और फिर आईटीसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो कल अपन पहला टारगेट वैल्यूशन को करेंगे और फिर आईटीसी को करेंगे। आगे बात समझ बच्चों? कोई डाउट किसी को?